हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी जेईई 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 सब्जेक्ट के ऑलरेडी जो है वीडियो डिस्कस कर लिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप एक एक वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ का मतलब है कि हर वीडियो को जो है, हर क्वेश्चन को जो है आपको टाइम मिलेगा और वीडियो को पॉज करना है और आंसर खुद से करना है। यदि न्यूमेरिकल जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है तो आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करना है। ऐसा करेंगे तभी आपकी जो है प्रिपरेशन जो है अच्छी होगी। पहला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एच मीटर हाई कॉलम विथ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कॉलम है उसका एक एंड जो है वो फिक्स है, दूसरा जो है फ्री है, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। तो यदि आपको कॉलम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम क्या होता है। कॉलम जो है एक्सियली लोडेड वर्टिकली मेंबर होता है, यानी कि एक ऐसा हाइट का जहाँ पे वर्टिकली लोड अप्लाइड होता है और इस पे लोड कैसा लगता है, कंप्रेशन लोड। अब यदि मैं बात करूँ यूलर बकलिंग लोड की, ये फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, यूलर बकलिंग फॉर्मूला। तो पी ई बराबर, यानी कि ये पी क्या है, लोड है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, यानी कि मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एल ई का स्क्वायर। एल ई यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ किसे कहते हैं, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। अब यहाँ पे जितनी भी कंडीशन है मैं सारी बता देता हूँ ताकि आपको जो है इससे अलग क्वेश्चन भी पूछे तो आप इजीली दे पाएंगे। पहली कंडीशन है बोथ एंड आर हिंज्ड। बोथ एंड जो है हिंज्ड, जब हिंज होंगे तब हमारी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो एल के बराबर होगी। और यदि मैं बात करूं वन एंड जो है वो तो हिंज हो, अदर एंड जो है, अदर एंड कैसा हो, फिक्स्ड हो, तब उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, इफेक्टिव लेंथ होगी L/√2। और तीसरी कंडीशन हो जाएगी बोथ एंड आर फिक्स्ड। यदि दोनों एंड फिक्स्ड हो तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी L/2। और चौथी और लास्ट कंडीशन है वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। तो यदि दूसरा फ्री है तो हमारी इफेक्टिव लेंथ जो है वो हो जाएगी 2L। तो यहाँ पे L की जगह H लिया गया है तो हमारा जो आंसर है वो A हो जाएगा 2H। ये फॉर्मूला जो है यूलर बकलिंग लोड का है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और कई बार जो है ये फॉर्मूला आपको ये पूछ लेंगे कि यदि वन एंड फिक्स्ड है, अदर एंड जो है फ्री है, तो यहाँ पे LE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो कैसा हो जाएगा, PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन LE की जगह 2L रखूँगा तो ये यहाँ पे 4L स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि आपको ये कॉलम दे जो एक तरफ से फिक्स हो दूसरी तरफ से फ्री हो तो ये जो आपका यूलर बकलिंग लोड जो है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी जेईई का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो जो है जितने भी है सभी के सभी कंटिन्यू देखते रहें। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रैंकाइन फार्मूला होल्ड्स गुड फॉर। देखिए, कॉलम के लिए यदि हम बात करें, कॉलम के लिए 2 थ्योरी जो है वैलिड होती। एक तो आपकी अभी हमने यूलर फार्मूला देखा था, तो जो यूलर थ्योरी है,
और दूसरी थ्योरी कौन सी हो जाएगी, रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी। अब यूलर थ्योरी जो है किसके लिए वैलिड है, तो यूलर थ्योरी है फॉर लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है यूलर थ्योरी, और रैंकाइन जो है वो दोनों के लिए है, फॉर बोथ। बोथ में कौन कौन से आ जाएंगे, लॉन्ग और दूसरे हो जाएंगे शॉर्ट। तो रैंकाइन थ्योरी जो होती हैं वो दोनों के लिए वैलिड होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट कॉलम। क्योंकि यदि हम रैंकाइन का फॉर्मूला देखें तो यानी कि यदि कंबाइंड लोड की बात करें, कंबाइंड लोड, तो 1/PE + 1/PC। ये PE यहाँ पे क्या है, PE है आपका यूलर बकलिंग लोड और PC है आपका क्रशिंग लोड, और ये जो P है ये कंबाइंड लोड है। तो कंबाइंड लोड जब होगा जब यहाँ पे क्रशिंग और बकलिंग दोनों होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L कैरीज ए पॉइंट लोड W। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम वो होती है जो एक तरफ से तो आपकी हिंज होती है और दूसरी तरफ से रोलर सपोर्ट होता है, और इसके ऊपर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, वो भी सेंटर में। इसकी लेंथ जो है आपके L है और पॉइंट लोड जो है W लगा गया है मिड स्पान यानी कि सेंटर पे। डिफ्लेक्शन इन बीम एट सेंटर विल बी। तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन पूछा है। यदि मैं सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे सेंटर में लोड लगा हुआ है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है WL3/48 EI। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको स्लोप पूछे, क्या पूछे, स्लोप, तो स्लोप हो जाती हैं WL²/16 EI। ये तो स्लोप पूछे तब आ जाएगा, और ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टॉर्क इज अप्लाइड ऑन एनी शाफ्ट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म इन क्रॉस सेक्शन, मैक्सिमम एट सर्कमफ्रेंस, मिनिमम एट सर्कमफ्रेंस, नन ऑफ अबोव। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के लिए जो है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन होती हैं τ/r बराबर T/IP। IP यानी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर gθ/L। ठीक है। अब यहाँ पे टो बराबर क्या हो जाएगा, T/IP × R। कहने का मतलब है यदि हमारी जो शाफ्ट है ये हमारी शाफ्ट है, ठीक है, तो इसकी यदि रेडियस R है, यानी कि यहाँ से हम जो है स्मॉल r कंसिडर करते हैं और टोटल वैल्यू जो है इसकी कैपिटल रेडियस R है, तो जो शियर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द R। यानी कि सेंटर R हम कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। तो यदि हम शियर स्ट्रेस सेंटर पे बात करें, सेंटर पे R की वैल्यू 0 है, तो शियर स्ट्रेस हमारा 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी, यानी कि सर्कमफ्रेंस पे हमारा मैक्सिमम होगा। कितना हो जाएगा, T/IP × कैपिटल R। तो कहने का मतलब है R जो है हमारा लीनियर है वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल है। इसका मतलब जो है हमारा मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस पे, और सेंटर पे हमारा 0 हो जाएगा, ये सर्कमफ्रेंस पे, और इधर आपका कंप्रेसिबल है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट सर्कमफ्रेंस, यानी बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए शाफ्ट ऑफ 2 मीटर डायमीटर इज यूज टू ट्रांसमिट 120 वॉट ऑफ पावर एट 180 RPM। द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द शाफ्ट विल बी। तो यहाँ पे आपको पावर दिया गया है, डायमीटर दिया गया है और RPM दिया गया है। तो यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन आप ज़रूर निकालें। सबसे पहले आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। P बराबर क्या होता है, T × ओमेगा।
टी यहाँ पे टॉर्क है और ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, शियर स्ट्रेस इक्वेशन से हमने निकाला था 16T/πd³ होता है। तो कुल मिला के यदि हमारे पास T हो तो हम शियर स्ट्रेस निकाल देंगे। तो T निकालने के लिए हमारे पास P होना चाहिए और ओमेगा होना चाहिए। P तो हमें डायरेक्ट दिया गया है 120 वोल्ट, तो हमारे पास ओमेगा होना चाहिए। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πn/60। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। n हमें दिया गया है, तो हम T की वैल्यू जो है P/2πn/60 पुट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो टो बराबर 16, T की वैल्यू क्या है P/2πn/60 ऊपर आ जाएगा, और ये जो πd³ पहले से है πd³। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं 16 इंटू P की वैल्यू कितनी है 120 इंटू 60/2π, n की वैल्यू कितनी है 180 इंटू एक पाई और है और d³ की वैल्यू है 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2 इंटू 8, ये तो 16 कैंसिल हो गया और 6×3 18 यानी कि 3 बार गया, और ये 3 40 बार हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो तो बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर तो 40 रह गया, नीचे π² रह गया, यानी कि 40/π², जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और शियर स्ट्रेस जो है वो N/m² में आ जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो मीटर में दे रखी है और हमारी जो पावर है वो वॉट यानी कि जूल पर सेकंड, और जूल क्या होता है N/मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A solid circular shaft is subjected to a bending moment M and twisting moment T. What is the equivalent twisting moment TE? तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट पूछा गया है। देखिए दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो आपका इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, एक होता है आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट की, तो इसका फॉर्मूला होता है TE बराबर √m² प्लस T²। और यदि आपको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछे तो हाफ और कोष्टक में m प्लस √m² प्लस T²। ये फॉर्मूला आपको दोनों याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, m² प्लस T² का रूट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम आपको पता है रूट को हम क्या लिख सकते हैं m² प्लस T² की पावर हाफ, इतना तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेजिलियंस इज, तो यहाँ पे आपको बताना है रेजिलियंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका रेजिलियंस और दूसरा होता है आपका टफनेस। ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, रेजिलियंस होता है व्हेन लोड इज अप्लाइड स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी कि जो एनर्जी होती हैं वो स्टोर होती हैं जब हम लोड अप्लाई करते हैं। तो वो एनर्जी स्टोर्ड कब तक होगी, जब तक हम लोड जो है वो इलास्टिक लिमिट तक हम अप्लाई करते हैं, तब जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम बोलेंगे रेजिलियंस। और यही एनर्जी स्टोर्ड व्हेन लोड इज अप्लाइड अप टू द फ्रैक्चर लिमिट, यानी कि जब तक हमारा मटेरियल फेल हो जाता है तब तक वो जितनी एनर्जी स्टोर करेगा उसे हम बोलते हैं टफनेस। और इलास्टिक लिमिट आप सभी को पता है कि जब हम लोड को हटा लेते हैं तो हमारी जो डिफॉर्मेशन है वो रीगेन कर लेता है। तो यानी कि कुल मिला के जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, रिकवरेबल। तो इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। रेजिलियंस इज रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि इलास्टिक एनर्जी को
इन्होंने दूसरा नाम दे दिया रिकवरेबल एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक लिमिट वही होती है जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो जो हमारा जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए फ्रेंड्स, रेजिलियंस, टफनेस और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने मटेरियल साइंस जब पढ़ाई थी आपको तो वहाँ पे मैंने सारी डेफिनेशन बताई थी। तो मटेरियल साइंस की प्लेलिस्ट में जाके आप सारी डेफिनेशन देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द बेंडिंग इक्वेशन इज, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? M/I बराबर सिग्मा/y बराबर E/R। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो C करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि M क्या है। M आपका बेंडिंग मोमेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, Y क्या है। Y जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी जो बीम है उस बीम के सेंटर पॉइंट से जो लेटरल डिस्टेंस होती है जहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट मेज़र करते हैं उस डिस्टेंस को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई आपका क्या है? यंग मॉड्यूलस, और आर जो है रेडियस ऑफ बीम। तो यहाँ पे M/I बराबर सिग्मा/y बराबर E/R, ये बेंडिंग इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विथ ए डाउनवर्ड ट्रांसवर्स लोड। देखिए कैंटिलीवर बीम क्या होती है? ये आपकी एक तरफ से फिक्स होता है और एक तरफ से फ्री होती है। इस बीम को हम क्या बोलते हैं? ये आपकी कैंटिलीवर बीम। और क्या लिखा गया है? लोडेड विथ ए डाउनवर्ड ट्रांसवर्स लोड द अपर लेयर ऑफ द बीम विल बी, यानी कि यहाँ पे एक लोड लगाया गया है, मान लो P लोड लगाया गया है, तो इस लोड की वजह से ये बैंड कैसे होगी? ऐसे बैंड होगी, ऐसे बैंड होगी। तो अपर लेयर आपको यहाँ पे पूछा गया है, ये अपर लेयर, ये तो अपर लेयर और ये आपकी लोअर लेयर। तो अपर लेयर में क्या होगा? टेंशन फोर्स, और लोअर लेयर में कंप्रेसिबल। तो अपर लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 1 मीटर लेंथ इज सब्जेक्टेड टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक तरफ से हिंज सपोर्ट होता है और दूसरी तरफ से रोलर सपोर्ट होता है, और इस पे क्या लगाया गया है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी इंटेंसिटी क्या है लोड की? 0.4 न्यूटन पर मीटर। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकरिंग इन द बीम इज, तो इसकी लेंथ जो है 1 मीटर आपको दे रखी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ हो तो आपको डायरेक्ट याद रखना है मैक्सिमम होता है WL²/8। ये कैसे आता है मैं कई बार वीडियोस में डिटेल में समझा चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें। तो W की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4, L की वैल्यू आपको 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 8। तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 न्यूटन इंटू मीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आपको कितने आ रहे थे या आपके कितने राइट हुए, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।